दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रस्तावना के पहले और दूसरे वीडियो में देखा कि प्रस्तावना के पहले वीडियो में हम लोगों ने उसके सत्ता का स्रोत वगैरह क्या था उसके बारे में पढ़ा। फिर जो सेकंड वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा कि जो प्रस्तावना में जो बोला गया है कि सत्ता का स्वरूप कैसा होगा, जिसमें बोला गया संपूर्ण प्रभु संपन्न होगा, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। तो इसके हर एक टॉपिक को हम लोगों ने धीरे एक बार एक क्लियर किया और हर एक टॉपिक को हम लोगों ने उसका मूल्यांकन सहित आंसर निकाला था। तो अब हम लोग चलते हैं, जो प्रस्तावना की तीसरी प्रमुख बात थी वो ये थी कि जो सत्ता का उद्देश्य क्या होगा। सत्ता का उद्देश्य सत्ता का उद्देश्य क्या होगा, इसमें बोला गया था कि न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, न्याय स्वतंत्रता समता व्यक्ति की गरिमा, बंधुता, एकता एवं अखंडता। तो सत्ता के उद्देश्य में क्या बोला, जो हमारी सत्ता होगी उसका उद्देश्य कैसा होगा। तो एक जो भारत के नागरिक हैं उन्हें सामाजिक तथा आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय मिलेगा, उनको स्वतंत्रता प्राप्त होगी, समानता का अधिकार होगा, व्यक्ति की गरिमा महत्वपूर्ण होगी, बंधुता होगी, एकता और अखंडता होगी। चलिए अब इसके बारे में हम लोग एक बाय एक पढ़ते हैं। तो पहला था न्याय। न्याय, तीन प्रकार के न्याय के बारे में बोला गया है। तो पहला बोला गया है सामाजिक न्याय, दूसरा बोला गया है आर्थिक न्याय, तीसरा बोला गया है राजनीतिक न्याय। तो भारत के जो संविधान प्रस्तावना है उसमें तीन प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। सामाजिक न्याय मतलब किसी को भी जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय क्या है, किसी को भी गरीब अमीर के तौर पर नहीं देखा जाएगा, सभी समान होंगे। राजनीतिक न्याय में क्या बोला गया है, हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखा जाएगा, चाहे वह दफ्तरों में प्रवेश के लिए हो अथवा अपनी बात नेता तक पहुंचाने के लिए हो। तो भारत के संविधान में यह तीन न्याय का वर्णन किया गया है। एक साथ इन दोनों को एक साथ अनुपाती न्याय भी बोला जाता है। ये जो न्याय का स्वरूप तीनों न्याय का स्वरूप लिया गया है, ये भारत में रूस की क्रांति से ली गई है। 1977 के रूस की क्रांति से ली गई है जो न्याय है। अब हम लोग चलते हैं, हमारा जो दूसरा टॉपिक था इसमें बोला गया है स्वतंत्रता प्राप्त होगी। स्वतंत्रता प्राप्त होगी, तो हम लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता के 5 रूप होते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। तो जो विचार है सॉरी, यह मनोवैज्ञानिक आंतरिक क्रिया है।
विचार क्या है? चिंतन करना होता है, मनन करना, सोचना। विचार के अंतर्गत यही सब शामिल होते हैं। अभिव्यक्ति क्या होती है? यह बाह्य क्रिया होती है। अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। अब हम लोग देखते हैं जो विचार और अभिव्यक्ति होते हैं ये दोनों परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जो विचार और अभिव्यक्ति होते हैं ये दोनों परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल में चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर हम देखते हैं कि जो बच्चा है, मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, वह पापा से चांद मांगता है, और पापा से चांद मांगता है, छोटा सा बच्चा है। तो अभी क्या है इस बच्चे में? क्या है? विचार, जो विचार करने की शक्ति है, विचार करने की शक्ति आई नहीं है। बच्चे में विचार करने की शक्ति आई नहीं है। वो केवल अभिव्यक्त ही कर सकता है, वो जिद कर सकता है कि पापा से चांद मांगता है कि हमें चांद ही चाहिए, लेकिन वो ये नहीं विचार कर पाता है कि पापा कैसे जाएंगे, चांद कैसे लाएंगे, पापा किस रॉकेट से जाएंगे, किस चीज से जाएंगे कि वो अपने बच्चे के लिए चांद ला पाए। तो बच्चा केवल अभिव्यक्त कर पाता है, उसके अंदर विचार करने की शक्ति अभी नहीं है। इसी तरह एक पागल है, अगर कोई पागल हो, वो ये बोल दे कि हम आपको 100 रुपये में ताजमहल खरीद कर दे देंगे, तो उसके अंदर क्या है? वो अभिव्यक्त तो कर दिया, लेकिन विचार करने की जो शक्ति थी वो उसके अंदर से खत्म हो गई है, क्योंकि वो मेंटल हो चुका है, पागल हो चुका है। तो हम लोग देखते हैं कि जो विचार और अभिव्यक्ति होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब इसी तरह जो विश्वास है, विश्वास क्या है? किसी धर्म को मानने या ना मानने का अधिकार। किसी विचारधारा को मानने या ना मानने का अधिकार। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि आपको स्वतंत्रता प्राप्त है, किसी भी विचारधारा को आप माने या ना माने, लेकिन वह संवैधानिक होना चाहिए। मतलब वह जैसे आतंकवादी विचारधारा नहीं होनी चाहिए, आतंकवादी विचारधारा नहीं होनी चाहिए, नक्सली विचारधारा नहीं होनी चाहिए। ऐसी विचारधारा होना चाहिए जो संविधान के दायरे में हो, संविधान के बाहर नहीं हो। तो इस तरह विश्वास की स्वतंत्रता प्राप्त है। धर्म, किसी धर्म को मानने या ना मानने का आपको अधिकार है, लेकिन वह संवैधानिक होना चाहिए। ये नहीं कि जबरदस्ती आप उस धर्म को मनवाने की किसी कोशिश करें। उपासना, आप जो भी धर्म मान रहे हैं उस धर्म की जो पूजा पद्धति का अधिकार है वो आपको मिलेगा। तो इस तरह हम देखते हैं जो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता बताई गई उसके 5 रूप बताए गए हैं। अब हम लोग चलते हैं, इसमें अगला जो था हमारा वो था समानता। समानता, तो हम समानता को हम लोग दो में देखेंगे। एक देखेंगे की प्रतिष्ठा के दृष्टि से, दूसरा अवसर के दृष्टि से। तो हम लोग देखेंगे जो समाज है, भारतीय समाज है, भारतीय समाज है, इस भारतीय समाज में किसी की हैसियत ऊंच नीच की नहीं है, किसी की भी हैसियत ऊंच नीच की नहीं है। सभी को, जो भारत का संविधान ने सभी को समान माना है। आप किसी को भी उसकी हैसियत से उसका आकलन नहीं कर सकते हैं, सभी को एक समान मानना पड़ेगा। अवसर की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी उसके योग होगा, हर प्रत्येक व्यक्ति को उसे अपनी आर्थिक दृष्टि सुधारने के लिए एक समान अवसर मिलना चाहिए। तो इस तरह हम देखते हैं जो समानता है वो भारत के प्रस्तावना में बताई गई है कि समानता कैसी होगी। अब हम लोग देखते हैं जो व्यक्ति की गरिमा, मतलब जो मानवीय जीवन है, जो व्यक्ति है वो मानवीय जीवन से परिपूर्ण जीवन जी सके। तो व्यक्ति है वो मानवीय जीवन से परिपूर्ण जीवन जी सके, ऐसा नहीं कि वो पशुवत जीवन जिए। यही एक प्रस्तावना की, इसी के कारण हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जीवन का अधिकार दिया, जीवन का अधिकार।
जो कि एक फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसको पशुवत जीवन की तरह देखा था, बाद में इसको एक समेकित अधिकार बना। समेकित अधिकार मतलब इतना बड़ा अधिकार कि सारे अधिकार उसके अंदर निहित होंगे, जो भी मानवीय जीवन से परिपूर्ण जीवन के लिए जरूरी होगा सारे अधिकार उसके अंदर निहित होंगे। और वर्तमान समय में 21 जीवन का अधिकार एक ऐसा अधिकार बन गया है कि अगर संविधान के हर अधिकार को खत्म कर दिया जाए, जो भी फंडामेंटल राइट मिला है हमको, अगर उसको खत्म कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट मात्र जीवन के अधिकार से उन सारे अधिकारों को अपने पास वापस खींच सकता है। हम लोग जब इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके वहां पर जब मूल्यांकन करेंगे, तब इसको हम लोग समझेंगे। तो व्यक्ति की गरिमा हम लोग देखें। अब हम लोग देखते हैं बंधुता, मतलब एक भाईचारा। भाईचारा का उद्देश्य होगा। अब हम लोग देखेंगे एकता और अखंडता। एकता और अखंडता ये क्या है? हम लोग देखते हैं ये क्या है। एक मनोवैज्ञानिक सोच, मनोवैज्ञानिक सोच है। ये क्या है? भौगोलिक संकल्पना है। मनोवैज्ञानिक सोच की जो भारत के नागरिक हैं उनके अंदर एक होने की एक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक सोच विकसित किया जाए। अखंडता क्या है? जो भारत का भौगोलिक भौगोलिक रूप है, उसके किसी भी भूभाग से या उसके किसी भी भूभाग से उसका कोई भी भूभाग भारत से अलग ना हो पाए। अखंडता का ये आशय है। हम देखते हैं कि एकता और अखंडता, आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि इसको बहुत से लोग एक मानते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत ही अंतर है। जैसे मान लीजिए अगर चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो चीन ने अगर भारत पर आक्रमण किया तो क्या होगा? तो भारत के केवल भारत के केवल अखंडता पर इसका खतरा होगा। लेकिन अगर अगर जो एकता है, अगर एकता खतरे में पड़ी, अगर एकता खतरे में पड़ी और ये एकता किसी भी चीज से खतरे में पड़ सकती है, चाहे वो जाति हो चाहे धर्म हो, तो जाति धर्म ऐसे ऐसे मुद्दों पर एकता हम लोग देखते हैं कभी कभी खतरे में पड़ भी जाती है। जैसे खालिस्तानी हो गया था, खालिस्तान की मांग, मणिपुर में जो आंदोलन चल रहे हैं वहां पर। तो ऐसे हम लोग देखते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में आप लोगों ने देखा ही, वहां पर बहुत सारे ऐसे नेता, अलगाववादी नेता वो मांग कर रहे हैं। तो इस तरह जो एकता अगर हमारी खतरे में पड़ी, तो उससे अखंडता भी खतरे में पड़ जाती है। अब जैसे मान लीजिए एकता खतरे में पड़ी, अब खालिस्तान मांग है, अब खालिस्तान को एकता बहुत मजबूत हो गई वहां पर, अब वहां पर उसको भारत से अलग होना पड़ा, तो क्या होगा? भारत का भूभाग एक उससे अलग हुआ ना, खालिस्तान के रूप में। इसी तरह मणिपुर, इसी तरह जम्मू कश्मीर। तो अगर एकता पर कोई प्रॉब्लम आया तो उससे अखंडता भी प्रभावित होगी। तो इस तरह हम लोगों ने देखा जो एकता और अखंडता है वो आखिर होती क्या है। अब इसमें जो बातें हैं कि इसमें पीटी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। जैसे समानता हो गया, प्लस स्वतंत्रता हो गया, प्लस बंधुता। ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। जबकि हम लोगों ने न्याय जो देखा था, न्याय के तीन रूप, उसे रूस की क्रांति से लिया गया है। भारत लोकतंत्र तथा गणराज्य दोनों है। जबकि ब्रिटेन गणराज्य नहीं है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा, पीटी के लिए हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं, जो हमारी प्रस्तावना है उसकी आलोचना करते हैं, उसकी कमियां महत्व के बारे में पढ़ते हैं। प्रस्तावना की कमियां या
आलोचनाएं। पहला हम लोग देखेंगे, जो आलोचक हैं इस प्रस्तावना को दंत विहीन, व्याघ्र या टिथलेस टाइगर मानते हैं। तर्क क्या देते हैं? प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है। प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर दंतविहीन व्याघ्र क्यों मानते हैं, या प्रस्तावना अप्रवर्तनीय कैसे है? अप्रवर्तनीय का मतलब जिसे संविधान के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। मतलब इसे केवल न्यायालय, इसे केवल न्यायालय के द्वारा ही लागू किया जा सकता है। अप्रवर्तनीय का मतलब यही है कि इसे केवल न्यायालय के द्वारा ही लागू किया जा सकता है। तो प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है। प्रस्तावना में हम लोग देखेंगे बड़े बड़े आदर्श दिए गए हैं कि संपूर्ण प्रभु संपन्न होगा, ये क्या बोलते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, व्यक्ति की गरिमा, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, न जाने क्या क्या इतने बड़े बड़े आदर्श दिए गए हैं, लेकिन उन्हें संविधान ने लागू करने के बारे में नहीं बताया है, या उसे वो केवल अपरिवर्तनीय रूप में है, यानी नॉन इन्फोर्सिएबल है, जिसे केवल न्यायालय के द्वारा ही लागू किए जा सकते हैं। तो हम लोग अब अपना व्यू देंगे। आवर व्यू कि भले ही जो प्रस्तावना है वो अप्रवर्तनीय है, मतलब प्रत्यक्ष तरीके से इसे लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से ये खुद लागू हो जाता है। कैसे? हम लोग देखते हैं कि संविधान के अनेक प्रावधान, अनेक प्रावधान के द्वारा, संविधान के अनेक प्रावधान के द्वारा, जैसे मौलिक अधिकार में क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार में दिया गया है समानता होगी, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, समानता का अधिकार दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया। ये सब क्या है? ये सब जो प्रस्तावना में जो बातें लिखी गई हैं वो प्रत्यक्ष तरीके से तो लागू नहीं है, लेकिन जो प्रस्तावना की कुछ जो बातें हैं वो संविधान के जो मेन जो मौलिक अधिकार है उसमें दिया गया। इसीलिए इसको बोल सकते हैं कि भले ही ये प्रत्यक्ष तरीके से लागू नहीं हो पाता, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से ये लागू है। अब दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे कि संसद के अनेक ऐसे कानून संसद ने बनाए हैं जो कि जो प्रस्तावना के लागू होने का वर्णन करते हैं खुद ही। और तीसरा हम लोग बोलेंगे कि न्यायालय के भी बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जो प्रस्तावना को लागू करते हैं, मतलब प्रस्तावना में जो जो बातें हैं उसको लागू कर देते हैं। तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि भले ही ये अप्रत्यक्ष तरीके से यह अप्रवर्तनीय हो, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से यह प्रवर्तनीय है। अब दूसरा इसका हम लोग जब आलोचना करेंगे तो ये बोलेंगे, दूसरा प्रस्तावना में अस्पष्टता, क्लियरिटी नहीं है। तो ये बोला जाता है कि जो हमारी प्रस्तावना है उसमें स्पष्ट नहीं है, क्लियर ही नहीं बोला गया है कुछ। जैसे समाजवाद हम लोग उठा लेते हैं, समाजवाद उठा लेते हैं या पंथ निरपेक्ष उठा लेते हैं। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि उसने समाजवाद तो बता दिया, लेकिन अब किस प्रकार का समाजवाद है, भारत में किस प्रकार का समाजवाद है, जब तक हम लोग इसके बारीकी से हम लोग नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं समझ सकते हैं। ऐसे पंथ निरपेक्ष भी हो गया। तो इस तरह से यही तर्क दिया जाता है कि प्रस्तावना में स्पष्ट क्लियरिटी नहीं है, लेकिन जब हम अपना व्यू देंगे, आवर व्यू, तो हम लोग बोलेंगे, मान लीजिए एक बुक है, एक बुक को अगर एक पेज में लिखना होगा तो ऑब्वियस सही बात है, मतलब सही बात है कि उसमें क्लियरिटी का अभाव होगा, उसमें क्लियरिटी का अभाव मिलेगा। तो प्रस्तावना संविधान की एक भूमिका है, वो एक संक्षिप्त सार है, तो इसीलिए वहां पर क्लियरिटी का अभाव मिलना जायज है। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि जो दोनों हमारे जो आलोचनाएं हैं वो दोनों ठोस नहीं हैं।
अब हम लोग प्रस्तावना महत्व देखेंगे। प्रस्तावना का महत्व पहला देखेंगे हम लोग, जो के एन मुंशी थे, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, इस सभा के सदस्य थे। इन्होंने प्रस्तावना को, भारत की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। अब राजनीतिक जन्मपत्री होती क्या है? जैसे जो व्यक्ति के भविष्य के बारे में बताने के लिए जन्मपत्री निकाला जाता है ना, व्यक्ति का भविष्य कैसा होगा उसके बारे में जानने के लिए जन्मपत्री हमारे देश में निकाला जाता है। तो उसी तरह कि भारत का भविष्य कैसा होगा यह प्रस्तावना बताती है। ये इसी के लिए कि प्रस्तावना को भारत की राजनीति कैसी होगी भविष्य में वह बताती है। अब हम लोग दूसरा चलते हैं। भार्गव दास, ये भी वही थे। इन्होंने इसे संविधान का आत्मा कहा है। संविधान का आत्मा कहा है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये होता है कि आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने आत्मा कहा है। तो अगर पीटी में यह क्वेश्चन आ जाए कि आर्टिकल 32 को नहीं, सॉरी, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो वह आर्टिकल 32 होगा। अब अगर बोल दिया जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, मतलब संविधान का आत्मा किसे कहा गया है, तो भार्गव दास ने संविधान का आत्मा प्रस्तावना को कहा था, इसीलिए प्रस्तावना वहां पर सही होगा। अगर दोनों में ऑप्शन है, अगर डॉक्टर अंबेडकर का नाम वहां पर नहीं लिया गया है, केवल ये बोला गया है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो वो सबसे बेस्ट आंसर प्रस्तावना ही होगा, क्योंकि वह संविधान सभा के सदस्य थे और प्लस प्रस्तावना में सारे आदर्श वो मिलते हैं जो संविधान के अंदर निहित हैं। अब आत्मा क्यों कहा गया? क्योंकि जैसे एक शरीर है, शरीर बिना आत्मा के निरर्थक है। शरीर बिना आत्मा के निरर्थक है, उसी तरह प्रस्तावना के बिना संविधान निरर्थक है, उसकी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो भी निरर्थक हैं। तो इस तरह महत्व हम लोगों ने दो महत्व देखा। तीसरा महत्व हम लोग चलते हैं। तीसरा महत्व में हम लोग देखते हैं संविधान की पूंजी है। संविधान की पूंजी है जो कि संविधान के निर्वचन व्याख्या करने में सहायता प्रदान करता है। हम लोग देखते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस गया, अब वह वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट असमंजस में पड़ जाए कि आखिर किसे उचित माना जाए, तो वह व्याख्या न कर, वो अगर वो केस के तहत वो सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करने में असमंजस पड़ जाए, तो वो क्या करता है सुप्रीम कोर्ट कि संविधान की प्रस्तावना को खोलता है। संविधान की प्रस्तावना में जो बोला गया है उसे ही उचित माना जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जब जीवन के अधिकार के तहत जब जीवन के अधिकार को एक समेकित अधिकार माना, तब सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को खोला था और उसके तहत इसकी व्याख्या की थी कि प्रस्तावना में मानवीय जीवन से परिपूर्ण जीवन की बात बोली गई है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की पूंजी भी है। अब हम लोग चौथा देखते हैं कि इसे पालकी वाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र भी कहा है। पालकी वाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है। जैसे मान लीजिए आप किसी कॉलेज में जाते हैं तो प्रोफेसर आपसे नहीं पूछेगा कि मतलब
आपके शरीर को आपके शरीर को देखकर वो डिसाइड नहीं कर सकता है कि आप कहाँ से हैं, कैसे, आपका नाम क्या है। वो आपके आईडी कार्ड को आपके बारे में जो बातें, जो आपकी इंफॉर्मेशन रहेगी, वो एक छोटे से आईडी कार्ड में सीमित होती हैं। तो उसी तरह जो संविधान का परिचय पत्र है वो प्रस्तावना है। इसी तरह पांचवा हम लोग देखते हैं कि एक अर्नेस्ट बर्कर बर्कर थे। इन्होंने इसे संविधान का पूंजी नोट कहा है। तो इस तरह हम लोग ने प्रस्तावना का महत्व देखा। अब हम लोग चलते हैं कि जो क्वेश्चन अभी आते हैं कि प्रस्तावना संशोधनी संशोधनी है अथवा नहीं, या संविधान का अंग है अथवा नहीं। तो हम लोग देखेंगे ये दोनों मुद्दे आपस में समान है, क्योंकि संविधान में संशोधन कैसे, संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। तो अगर प्रस्तावना संविधान का अंग होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो संशोधनी भी होगा, उसमें जो आर्टिकल 368 की प्रक्रिया है उस पर भी लागू होगी। अगर वो संविधान का अंग नहीं होगा तो वो संशोधनी नहीं होगा। तो इसके लिए बहुत सारे केस हुए। तो 1960 में पहला केस हुआ था, बेरुवादी केस 1960। न्यायालय ने इसे अंग नहीं माना, मतलब न्यायालय ने इसे संविधान का अंग नहीं माना। दूसरा, केशवानंद भारती 1973। यस, मतलब न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना और इसी में उन्होंने मूल ढांचे का सिद्धांत भी दिया कि अगर कोई भी चीज ऐसा जो मूल ढांचा हो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः अब हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संशोधनी भी है। तीसरा हुआ था LIC केस या मिनर्वा मिल्स केस। इसमें भी उन्होंने यस बोला। मतलब अब क्या है, अतः वर्तमान स्थिति यह है कि यह संविधान का अंग है। दूसरा, संशोधन किया जा सकता है बशर्ते मूल ढांचा न मिले। जैसे पंथनिरपेक्ष मूल ढांचा है उसमें संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है, और उसके बाद संसदीय लोकतंत्र मूल ढांचा है उसमें संविधान का संशोधन नहीं किया जा सकता है। तीसरा, अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, केवल एक बार संशोधन किया गया है। और उसके लिए क्या बोला गया, उसके लिए क्या किया गया, 3 शब्द जोड़े गए हैं। यह हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 3 शब्द क्या थे? पहला, समाजवाद। दूसरा, पंथनिरपेक्ष। तीसरा, अखंडता। तो केवल अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ 1976 में, 3 शब्द जोड़े गए हैं। अब इसी में हम देखते हैं जो हम बोले थे कि आखिर जो धर्मनिरपेक्ष था, मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष बोला गया था। मतलब हमारे मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष की जगह धर्मनिरपेक्ष था, मतलब सेकुलर।
ये दोनों एक ही हैं, लेकिन होता ये है जो भारतीय संस्कृति होती है, भारतीय संस्कृति यहाँ पर धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता है। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता है, बल्कि कर्तव्य होता है। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता बल्कि कर्तव्य होता है। तो इस तरह हम अभी देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। जैसे भारतीय संस्कृति में धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है। जैसे महाभारत युद्ध हुआ था, महाभारत, इसमें दो पक्ष थे, कौरव तथा पांडव। इसमें जो दोनों पक्ष थे दोनों हिंदू धर्म के थे, लेकिन महाभारत को धर्म युद्ध बोला गया। आखिर ऐसा क्यों, कि जबकि दोनों हिंदू धर्म थे। वहां पर कर्तव्य था ऐसा कि एक अच्छा जो शासन है वो किसके द्वारा चलाया जा सकता था, वहां पर ऐसा हुआ था, इसीलिए उसको धर्म युद्ध बोला गया था कि वहां पर कर्तव्य देखा गया था। तो भारत में धर्म को रिलीजन से नहीं जोड़ा जा सकता है, धर्म को कर्तव्य से जोड़ा जा सकता है। भारत में अब क्या है कि भारत में धर्म ही धर्म पाए जाते हैं। जैसे शिक्षक धर्म होता है, पुत्र धर्म होता है। अब इसमें तो ये थोड़े नहीं है ना कि शिक्षक धर्म मुस्लिम हिंदू, इसमें कोई ऐसा कुछ हो पुत्र धर्म में मुस्लिम हिंदू, जबकि पुत्र उसी हिंदू का होगा ना। इसीलिए पितृधर्म होता है। ऐसे ही बहुत सारे धर्म होते हैं। तो जैसे अब शिक्षक धर्म क्या है, शिक्षक का कर्तव्य क्या यहाँ पर होगा कि वह अपने स्टूडेंट को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे, वह किसी भी प्रकार के समय की बचत ना करे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं मैक्सिमम टीचर क्या कर रहे हैं। अभी मैक्सिमम टीचर अपना टाइम बचाने के लिए आपको एक पीडीएफ अपना तैयार करेंगे, उस पीडीएफ को आएंगे, उस पीडीएफ को बस पढ़ा देंगे। मैक्सिमम टीचर यही करे अपना टाइम बचाने के लिए, वो अपना पेन चलाना ही नहीं चाहते हैं। केवल उस पीडीएफ को आएंगे, उस पीडीएफ पर जो लिखा रहेगा उसी वही लिखा हुआ आपको उसके सामने आपके सामने बोल देंगे। भाई अगर हमें ऐसे ही पढ़ना है तो हम पीडीएफ देख कर नहीं पढ़ सकते हैं, या फिर बुक खोल कर नहीं पढ़ सकते हैं। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम पढ़ेंगे कैसे। तो केवल आएंगे लेक्चर पीडीएफ को खोलकर पीडीएफ पढ़कर चले जाएंगे, क्योंकि वो अपने समय की बचत कर रहे हैं, वो शिक्षक धर्म से भाग रहे हैं। आखिर क्यों जो बच्चे होते हैं, जो हमारा जो आधार होता है, उसमें आखिर क्यों ऐसा नहीं किया जाता है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन ये है कि मान लीजिए अगर कोई पीडीएफ खुला, ये बोर्ड है, पीडीएफ खुला, कोई पीडीएफ खुला, तो उसमें जैसे ए है तो आपको पता होगा उसमें लिखा है कि वह बी होगा। आपको पता है उसमें लिखा है कि बी होगा। लास्ट में ये भी लिखा है कि जेड होगा। आपके सामने एबीसीडी जेड का पीडीएफ खोल दिया गया, ये हो गया। हाँ, अब इसमें क्या है, बोर्ड क्या होता है आपने ये बताया, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आगे क्या लिखा है। हो सकता है वो सी भी लिखा हो, या हो सकता है ये ई भी लिखा हो सकता है इसके कोई और अलग मायने होंगे। इसमें देख लेंगे कि आपके आगे आगे बी लिखा ही है, तो आप टीचर से आगे निकल जाएंगे। देखने में आप समझने के बजाय आगे निकल जाएंगे आखिर उस पीडीएफ में लिखा क्या है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमें ये अभी आगे नहीं पता चलता है बोर्ड पर कि आगे आखिर बताएगा क्या, आगे क्या वो बताने वाला है टीचर। तो अब भारत में क्या है, शिक्षक क्या है, अपने शिक्षक धर्म से भाग रहे हैं। वो अब समय की बचत कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट को कैसे कैसे बेवकूफ बना के अपने समय की बचत किया जाए। आखिर पेन क्यों उठाया जाता है, पेन इसीलिए उठाया जाता है, जब कोई भी आप कहीं भी देखेंगे कि आप जब तक पेन से लिख कर नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके दिमाग में वो बातें नहीं घुसेंगी। आप एक बार पढ़ लेंगे ऐसे ही पीडीएफ, फिर दोबारा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो एक पहली बार जो पढ़े रहेंगे आप भूल चुके होंगे। लेकिन अगर आप पेन चला कर पढ़े हैं, पेन से लिख कर पढ़े हैं आप, तो 100% ये है कि वो आपके दिमाग में 75% वो रहेगा ही रहेगा। इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा पेन से लिख कर ही पढ़ना चाहिए। तो पीडीएफ खोलकर अभी टीचर यही कर रहे हैं, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। इसीलिए हमारा जो आधार है, जो बोर्ड पर पढ़ाने का आखिर क्यों स्टार्ट किया जाता है, इसी कारण स्टार्ट किया जाता है। बच्चे की जो मानसिक स्थिति है वो कैसे विकसित किया जाए धीरे धीरे। ये नहीं कि आप पीडीएफ आए पढ़ा कर बोल कर चले गए, पीडीएफ जो भी बोला उसमें लिखा है वो आप बोल कर चले गए। जब हमें ऐसे ही पढ़ना है तो हम फिर बुक्स भी पढ़ सकते हैं, किसी के नोट्स को भी मंगा कर पढ़ सकते हैं। हो सकता है आपसे अच्छा उसमें समझाया गया हो। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारे भारत में धर्म अलग अलग होते हैं। हमारे भारत में धर्म की का जो अर्थ है वो कर्तव्य होता है, ना कि कोई धर्म होता है। पुत्र धर्म होता है, पुत्र
का यही धर्म होता है कि अपने माता पिता को आदर दे, सम्मान करे। पितृधर्म होता है कि अपने बच्चों की वो देखभाल करे। तो इस तरह इसीलिए जो संशोधन हुआ था धर्मनिरपेक्ष को हटाकर पंथ निरपेक्ष लाया गया, इसी कारण लाया गया कि भारतीय संस्कृति में धर्म धर्म नहीं होता है बल्कि कर्तव्य होता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इस तरह पूरे प्रस्तावना को कंप्लीट किया। अब हम लोग आगे जो संविधान का पार्ट है, जैसे मौलिक अधिकार वगैरह हो गए हैं, राज्य वगैरह हो गए हैं, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद शायद अगला जो पार्ट होगा वो काफ़ी लंबा होगा, क्योंकि हम लोग एक बाई एक पीटी प्लस मेंस दोनों लेकर चल रहे हैं और प्रत्येक शब्द की हम लोग आलोचना के साथ उसकी कमियां महत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। शायद ही ऐसा वीडियो आपको किसी भी यूट्यूब वाले पढ़ा रहे होंगे या पूरी यूट्यूब चैनल आपको ऐसा पढ़ा रहा होगा। हमारे इस वीडियो देखने के बाद ना आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत है, ना एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं, धन्यवाद।